दोस्तों ये Amazon की वेब सीरीज का 4th एपिसोड है। 3rd एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे Amazon ने एक अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर किया और कैसे उसने वो अनरिलेटेड बिजनेस में वर्ल्ड के टॉप टेक जायंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को बीट किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे Amazon ने एक फेल्ड बिजनेस को एक कॉम्पिटिटर को बेचा और 3 साल बाद वो कॉम्पिटिटर को ही फिर से खरीद लिया। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया है। दोस्तों सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे Amazon ने eBay को बीट करने के लिए Amazon मार्केटप्लेस की शुरुआत की थी। Amazon ने आसपास 2006 में नोटिस किया था कि जब भी उनके मर्चेंट्स ऑर्डर्स फुलफिल करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिलेज होते हैं। मतलब जब Amazon के सेलर्स के पास ऑर्डर जाता है वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं उसको पैक करके डिलीवर करने के लिए और इसकी वजह से बहुत सारे बायर्स ये ऑर्डर्स को कैंसिल करते थे। इसमें नुकसान मर्चेंट का तो था ही, पर Amazon का ज्यादा था क्योंकि कस्टमर्स को लगता था कि यार Amazon ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा था और कस्टमर Amazon को छोड़ के कोई दूसरे कंपीटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर्स परचेज कर लेता था। मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ जाऊँ मैं चाहे वहाँ जाऊँ। और सेकंड प्रॉब्लम ये भी थी कि जब कोई आदमी नॉर्दर्न साइड पे यूएस के बैठ के परचेज कर रहा था और उसका जो सेलर था वो सदर्न साइड पे था तो उसको डिलीवर करने के लिए 7 से 8 दिन जाते थे, जो कि बहुत लंबे समय माना जाता ई कॉमर्स में। कितना टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने सेलर्स या तो मर्चेंट्स की लाइफ 100 गुना आसान करने के लिए Amazon ने 19 सितंबर 2006 में Amazon फुलफिल्ड बाय Amazon मतलब FBA सर्विस को लॉन्च किया। तो ये सर्विस का मतलब क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो आप ये चम्मच का बिजनेस करते हो और ये चम्मच आप सेल करते हो। तो पहले आप क्या करते थे, खुद ऑर्डर्स को पैक करते थे, खुद फुलफिल करते थे और खुद डिलीवर करते थे। पर Amazon FBA के आने के बाद आपको क्या करना है कि सिर्फ एक शेड्यूल बुक करना है। Amazon आपकी ये चम्मच आके पिकअप करेगा और उसके खुद के वेयरहाउस में स्टोर करेगा और जब ऑर्डर आएगा वो खुद ही उसको पैक करेगा, खुद ही डिलीवर करेगा और इसकी वजह से आपकी डिलीवरी टाइम्स बेटर हो जाएंगे और इसकी वजह से आपकी सेल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आप अपना जो कोर बिजनेस है, ये चम्मच मैन्युफैक्चरिंग या चम्मच की जो मार्केटिंग का बिजनेस है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और Amazon को ये जो पैकिंग का काम है वो आप उसको सीधा आउटसोर्स कर सकते हैं। और ये सर्विस बहुत ही सुपर हिट निकली और इसकी वजह से लोगों को ऑर्डर्स टाइम पे पहुंचने लगे और Amazon की खुद के सेल्स बढ़ गए और मर्चेंट्स की सेल्स मतलब सेलर्स के सेल्स भी बढ़ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि यश इसमें क्या बड़ी बात है, वो खुद के ऑर्डर्स तो पैक कर ही रहा है Amazon या खुद के ऑर्डर्स तो डिलीवर कर ही रहा है, ये सेलर्स के भी ऑर्डर खुद डिलीवर कर देगा। तो बड़ी बात इसमें है कि जब सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्लपूल हूँ और मैं अगर वॉशिंग मशीन बेचता हूँ तो उसकी वजह से Amazon को स्टोरेज स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उसके वेयरहाउस का रेंटल बढ़ जाएगा, उसके ये जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है मतलब उसको नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और ये जो पूरा हैंडलिंग का कॉस्ट है वो पूरा बढ़ जाएगा। पर Amazon ने इन सब के बारे में सोचा नहीं क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो बहुत कस्टमर ऑब्सेस था और उसे कस्टमर्स को 7 दिन के बदले 2 दिन में ऑर्डर्स पहुंचाने थे और इसकी वजह से उसने ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। झुकेगा नहीं FBA ये सर्विस बहुत ही सक्सेसफुल मानी गई और इसकी वजह से Amazon के जो वॉल्यूम्स है या सेल वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया और इंडिया में भी ये सर्विस को लॉन्च किया गया और इंडिया में भी ये सर्विस बहुत ही सक्सेसफुल है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे Amazon ने एक इंटरनल टीम बनाई खुद के नंबर 1 सेलिंग बिजनेस को डिसरप्ट करने के लिए और कैसे ये डिसरप्शन पे सक्सेसफुल हुए। 2004 के आसपास Amazon और जेफ बेजोस को ये रियलाइज होने लगा कि बहुत सारी चीजें फिजिकल टू डिजिटल मूव हो रही है। तो बुक्स जो उनका नंबर 1 सेलिंग बिजनेस था वो भी आगे जाके फिजिकल टू डिजिटल मूव हो सकता है। तो मतलब जो बुक आप फिजिकली आज खरीद के पढ़ रहे हो वो शायद आप कोई ऑनलाइन डिवाइस पे या मोबाइल पे या कोई ई बुक रीडर पे पढ़ना पसंद करोगे। और ये थॉट को राइट प्रूव करने के लिए बहुत सारे ई बुक रीडर्स लॉन्च हो रहे थे यूएस में 2004 में, पर वो मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाए थे। ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जैसा है। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था पर धीरे धीरे अभी 2021-22 में ये मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो यहाँ पे जेफ बेजोस ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बोल्ड मूव किया। उन्हें पता था कि लोग फिजिकल टू डिजिटल मूव होंगे, तो उनके फिजिकल बुक्स के बिजनेस को डिसरप्ट करने के लिए उन्होंने एक इंटरनल टीम बनाई और उस इंटरनल टीम का नाम था लैब 126। और लैब 126 क्यों नाम रखा था? 1 मतलब A और 26 मतलब Z। तो A to Z की जो इनकी फिलॉसफी थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये नाम रखा गया था। जेफ बेजोस ने बिल्कुल एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया अपनी ये टीम को। उन्होंने बोला ऐसा एक डिवाइस बनाओ जो मेरे ये जो फिजिकल बुक बिजनेस को पूरा जीरो कर दे और लोग ये ई बुक रीडर पे ही बुक्स पढ़ना पसंद करें।
दोस्तों ये जेफ बेजोस का एक बहुत बोल्ड मूव था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कोई भी अपना बिजनेस कभी डिसरप्ट करना है ये कभी सोचता नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। और एग्जाम्पल, अगर ये सेम थॉट प्रोसेस शायद फॉसिल ने रखा होता तो वो आज स्मार्ट वेयर या स्मार्ट वॉच कैटेगरी में नंबर 1 होती, ना कि एप्पल जो कि एक मोबाइल फोन की कंपनी है वो होता। या सेम चीज अगर नोकिया ने की होती तो आज उसको एंड्रॉयड नहीं बीट करता। और दोस्तों ये अमेजोन का पहला अटेम्प्ट नहीं था एक ई बुक रीडर क्रिएट करने के लिए। 1997 में भी उन्होंने ये सेम चीज ट्राई की थी। उस टाइम पे एक कंपनी थी नोवो मीडिया जिसके फाउंडर्स थे मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग। उस टाइम पे अमेजोन ने ट्राई किया था ये कंपनी को अक्वायर करने के लिए। बाय द वे आगे जाके मार्टिन और मार्क ने ही टेस्ला की नींव रखी थी, मतलब टेस्ला के फाउंडर्स भी ये लोग ही थे। पर अमेजोन को ये कंपनी का फुल कंट्रोल चाहिए था और उन्हें ये वीटो पावर चाहिए था कि वो डिसाइड कर सके कि ई बुक रीडर कैसे लॉन्च होगा और उसके फीचर्स क्या होंगे, जिसको मार्टिन और मार्क ने अग्री नहीं किया था और ये डील कॉल ऑफ हो गई थी। और आगे जाके नोवो मीडिया भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और नोवो मीडिया भी बंद हो गया। दोस्तों वापस आते हैं लैब 126 पे, जहां पे अमेजोन ने एक इंटरनल टीम बनाई थी अपने फिजिकल बुक के बिजनेस को डिसरप्ट करने के लिए। और जेफ बेजोस को पता था कि इसमें टेक्निकल टैलेंट की बहुत जरूरत होगी, तो उन्होंने सिएटल जो कि कंपनी की हेडक्वार्टर्स था वहां पे इस टीम को नहीं बिठाया, पर सिलिकॉन वैली जो कि यूएस का टेक कैपिटल था वहां पे बिठाया। दोस्तों ये लैब 126 ने बहुत मेहनत की और बहुत ट्रायल एंड एरर्स हुए और 3 साल लगे उनको ये ई बुक रीडर डेवलप करने के लिए। और 2007 में अमेजोन किंडल का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ और किंडल एज अ डिवाइस बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और आप मानोगे नहीं, पहला जनरेशन का जो किंडल था वो 5 घंटे में बिक गया और अमेजोन ने कभी एस्टिमेट नहीं किया था। और इसके लिए ये डिवाइस 5 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। अभी लोगों को ये क्यों पसंद आया, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फिजिकल बुक्स खरीदते थे वो शायद $40 या $50 की होती थी, पर किंडल पे हर एक बुक $9.99 के लिए अवेलेबल थी। हाँ, आपको एक $399 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना था, पर अगर आप बुक्स रेगुलरली पढ़ते थे ये इन्वेस्टमेंट शायद 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में पूरा फुलफिल हो जाता और आप बाद में बुक्स बहुत सस्ते में पढ़ सकते थे। और ये जो फीचर था, ये जो 999 का, ये लोगों को बहुत पसंद है और ये डिवाइस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई लोगों को फिजिकल से डिजिटल मूव करने के लिए। सेम जैसे जियो निभा रहा है लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आने के लिए। और ये जो किंडल का क्रिएशन था ये अमेजोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक्स ये अमेजोन का नंबर 1 बिजनेस था। तो अगर अमेजोन ये डिवाइस नहीं बनाता और समझो एप्पल ये डिवाइस बना देता तो लोग पूरा जो बुक का टर्नओवर है वो एप्पल के पास रातों रात चला जाता और अमेजोन कुछ नहीं कर पाता। पर यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ इंटरनली टर्नओवर शिफ्ट हुआ है, मतलब जो फिजिकल से है वो अमेजोन किंडल पे आया, पर फाइनली अमेजोन में ही ये टर्नओवर आ रहा है। और ये सेम चीज अगर कोडैक ने की होती, जब लोग स्विच कर रहे थे फ्रॉम फिजिकल कैमराज या फिजिकल रोल्स टू डिजिटल कैमराज, कोडैक ने कोई नए कैमराज नहीं बनाए, तो अगर कोडैक ने बनाया होता तो आज भी कोडैक एक नंबर 1 कंपनी होती कैमराज में। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, जब ट्रेंड स्विच हो रहे हैं तो आप वो ट्रेंड के साथ चेंज हो जाओ। अगर आप चेंज नहीं होगे तो लोग आपसे सीधा स्विच करके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे और रातों रात आपका टर्नओवर 0 हो सकता है। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एप्पल बहुत क्लोज आ गया था अमेजोन की ये जो ई बुक मतलब किंडल के बिजनेस को डिसरप्ट करने के लिए और उसके ये जो बुक्स का बिजनेस है उसको रातों रात बंद करने के लिए। अमेजोन यूएस में और वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा जायंट बन गया था और उसका बुक्स का बिजनेस था वो बहुत बड़ा था। और किंडल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद लोगों को ये समझ में आ गया था कि अमेजोन आगे भी ये बुक का बिजनेस कंटिन्यू करेगा और अमेजोन ये बुक के बिजनेस को पूरी की पूरी तरह डोमिनेट करा था। पर इससे कुछ लोग खुश नहीं थे और वो कुछ लोगों में से एक थे उनके पब्लिशर्स। अभी आप सोच रहे हो कि पब्लिशर्स क्यों खुश नहीं थे, इतने तो उनका टर्नओवर हो रहा था और किंडल पे भी उनको बुक्स बेचने को मिल रहा था, पर दोस्तों उनको मार्जिन्स बहुत कम मिल रहे थे। अमेजोन खुद ओवर द टॉप शायद 30-35% लेके जाता था और पब्लिशर्स के पास ज़्यादा मार्जिन्स नहीं बनते थे बुक्स और प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों अमेजोन के पीछे तो ये पब्लिशर्स बहुत बोलते थे, पर कोई सामने उससे टक्कर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अमेजोन के साथ मेस करेगा तो उनका जो अमेजोन पे जो सेल्स हो रहा है वो रातों रात 0 हो सकता है। पर किंडल के आने के बाद तो वो और भी नाखुश थे, क्योंकि $9.99 पे उनको वो बुक्स को सेल करना पड़ रहा था जो वो लोग नॉर्मली $40 या $45 पे फिजिकली सेल करते थे। तो ये बुक पब्लिशर्स का मसीहा बन के एक आदमी आया है जो एंटरप्रेन्योरशिप सर्कल्स में बहुत फेमस है और उस आदमी का नाम है स्टीव जॉब्स। तो एप्पल आईपैड लॉन्च करने वाला था 2010 में और स्टीव जॉब्स ये चाहते थे कि जितने भी बुक्स है वो आईपैड पे अवेलेबल हो उनके ऐप स्टोर पे। और अगर ये होता, आप अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो लोग किंडल नहीं परचेज करते, लोग सीधा आईपैड परचेज करते, क्योंकि आईपैड पे और भी फीचर्स थे और आप और भी काम कर सकते थे। तो यहाँ पे एप्पल ने पहला स्टेप लेने की शुरुआत की अमेजोन को बीट करने के लिए।
उन्होंने ये बुक पब्लिशर्स थे उसके साथ एक कार्टेल बनाया या तो एक नेक्सस क्रिएट किया। और ये 5 पब्लिशर्स कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ये सबसे बड़े 5 पब्लिशर्स थे यूएस में, जिसके नाम थे पेंगुइन, हैचेट, मैकमिलन, हार्पर कॉलिंस और साइमन एंड शॉस्टॉक। एप्पल और स्टीव जॉब्स ने ये पब्लिशर्स को एक सिंपल चीज बोली, आप ई बुक के प्राइसेस डिटरमिन करोगे पर वो रेंज 15 से 16 डॉलर के बीच में होनी चाहिए और आप उसे लिस्ट करोगे और आपके पास पूरा कंट्रोल होगा प्राइसिंग का। दोस्तों एप्पल भले ये 30% कमीशन लेता है ये बुक प्राइसेस से, उसके बाद भी कमीशन काटने के बाद भी बुक पब्लिशर्स ऑलमोस्ट डबल अर्न करते हैं अमेजोन के कंपैरिजन में। और इसमें सबसे बड़ा कंडीशन ये था कि ये बुक पब्लिशर्स अपने बुक अब अमेजोन पे नहीं बेचेंगे, सिर्फ एप्पल के स्टोर्स पे बेचेंगे और फिजिकल स्टोर्स में जाके बेचेंगे। और एक कंडीशन ये थी कि अगर ये जो फिजिकल रिटेल स्टोर्स है वो अपने बुक के प्राइसेस कम करेंगे तो बुक पब्लिशर्स को एप्पल ऐप स्टोर पे भी ये बुक के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे ताकि एप्पल के जो बुक्स का सेल है वो कम ना हो। और ये बात अमेजोन को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि अमेजोन का सबसे बड़ा बिजनेस था बुक सेलिंग और ये मूव की वजह से अमेजोन का ये बुक सेलिंग का बिजनेस रातों रात बंद हो सकता था। और अमेजोन ये मूव के बाद चुप नहीं बैठने वाला था, इसके लिए अमेजोन ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया और ये वाइट पेपर लिखा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये बताने के लिए कि कैसे एप्पल और ये 5 पब्लिशर्स बुक के प्राइसेस मैनिपुलेट कर रहे हैं और कैसे लोगों को ज्यादा पैसे भरवा रहे हैं ये बुक्स के लिए। तो ये वाइट पेपर पढ़ने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगा कि हाँ अमेजोन जो एलिगेशंस कर रहा है उसमें दम है और हमें एप्पल और ये 5 बुक पब्लिशर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चली और इस बीच स्टीव जॉब्स की 2011 में डेथ हो गई। अक्टूबर में स्टीव जॉब्स की डेथ हुई और नवंबर में स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी आती है जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि एप्पल और स्टीव जॉब्स ने ये बुक पब्लिशर्स के साथ ये ई बुक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया। और अनएक्सपेक्टेडली यही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इन्वेस्टिगेशन का एक बेस बन जाता है और इसके बेसिस पे वो 5 पब्लिशर्स का तो छोड़ देते हैं पर एप्पल के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करते हैं और उसमें एप्पल को एक फाइन भरना पड़ता है। और ये फाइन का अमाउंट सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। $450 मिलियन, अगर उसको रुपीस में आज में कन्वर्ट करो तो 3,300 करोड़ रुपए। तो फाइनली अमेजोन ने ये जो एप्पल और ये 5 पब्लिशर्स के थ्रेट को ओवरकम किया और उनका बुक का बिजनेस आज भी बरकरार है क्योंकि एप्पल कोर्ट में ये केस हार गया। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटा यूज करके अमेजोन ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च की जो अपने खुद के सेलर से ही कम्पीट करती है, कैसे अमेजोन के पार्सल्स इतने बढ़ गए कि उसने यूएस की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी को बीट कर लिया और उसने खुद की एक अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शुरुआत की और कैसे अमेजोन ने इंडिया में एंट्री ली। तो दोस्तों अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।